तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की पॉलिटी का 4th चैप्टर, जो बात करता है जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी क्या होती है, ठीक है, और किस किस लेवल पे हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, हमें कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है और कोर्ट जो है क्या हमें प्रोवाइड करवाता है। कोर्ट होता है, कोई भी जुडिशरी होती है, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, क्या सिक्योरिटी जो है वो हमें देती है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। देखो, हमें जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है, हमें कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। फिर जुडिशियल सिस्टम क्या होता है वो आपको जानने को मिलेगा। जो लॉज है, रूल्स हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं वो तो हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में जब वो लॉज बनेंगे, वो लॉज बन तो चुके हैं, अब वो इम्प्लीमेंट भी होंगे। इम्प्लीमेंट होने के बाद में अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो जुडिशियल सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है ये हम देखेंगे। और जुडिशरी जो है वो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। मेनली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा होता है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक, तो जुडिशरी भी एक क्या है, ऑर्गन है गवर्नमेंट का। मेन चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से कि जुडिशरी का रोल क्या है। पहली बात तो जुडिशरी कर रहे हैं हम इतनी देर से, काम क्या करता है ये बता दो पहले। ठीक है, देखो, कोर्ट जो डिसीजन लेता है बहुत लार्ज, बड़े बड़े इश्यूज़ पे, बड़े बड़े जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर कोर्ट जो है एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है, कह सकते हैं। अब वो कौन कौन से डिसीजन लेता है, कह सकते हैं कि जुडिशरी काम कैसे करता है। तो जुडिशरी का काम जो है ना वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है वो बात करता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि दो इंसान लोगों के बीच में, दो सिटीज़न के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है तो इसको सॉल्व करने का काम है जुडिशरी का। सिटीज़न की छोड़े तो अगर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो उसको सॉल्व करने का जुडिशरी का काम है। अगर 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सॉल्व करने का, और अगर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उसे सॉल्व करने का काम है जुडिशरी का। तो पहला डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है तो उसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम जो है जुडिशरी का है। दूसरा काम है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जब कोई भी लॉ बनाया जाएगा, ठीक है, कोई भी कानून बनाया जाएगा या पहले के जो भी लॉ बने हुए हैं उनका अगर वॉयलेशन होता है, उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो जुडिशरी क्या कर सकता है, उसका इंटरप्रेट दे सकता है, उनका इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि इस लॉ की एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब समझाने का काम कि ये लॉ एक्चुअल में है क्या। जो आप समझ रहे हो शायद उससे अलग तो नहीं है, जो लॉ आप समझ रहे हो उससे अलग तो नहीं है, मतलब फाइनल इंटरप्रेटर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए हैं उसका फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो यही है, यही बताएगा कि उस लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, ये बात है। फिर अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, लॉ को अपहोल्ड करना और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का काम है जुडिशरी का। हर सिटीज़न इंडिया का जो होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं तो। ठीक है, तो मेनली 3 काम है इसके। एक तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, वो किसी डिस्प्यूट किसी के बीच में हो सकती है, 2 सिटीज़न के बीच में हो सकती है, सिटीज़न गवर्नमेंट के बीच में हो सकती है, 2 गवर्नमेंट के बीच में हो सकती है, सेंटर स्टेट के बीच में हो सकती है। ठीक है, फिर जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ है, हमारे पास में कानून है, तो उसको समझाने का काम है जुडिशरी का कि उस लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ लिखे गए हैं या भी कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट लेके आ रही है नया, तो उसको बताने का काम, अगर ये लॉ हमारे कुछ राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, वो बताने का काम जो है जुडिशरी का है। तो उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है कि वो रिव्यू देता है किसी भी कानून के ऊपर कि ये कानून सही है या नहीं है। ठीक है, फिर अपहोल्डिंग द लॉ, मतलब कि हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी का है। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जब वो वॉयलेट होते हैं तो हम अप्रोच करते हैं कोर्ट को और वो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। आज़ादी के बाद की बात हो रही है। ठीक है, 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1950 में 26 जनवरी को, उसी दिन जब हम रिपब्लिक डे मना रहे थे, उसी समय पे हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन है, इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब सिंपल सा इन थ्योरी को अलग हटा के मैं बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि कोर्ट जो है ना वो पूरा फ्री है अपने डिसीजन को लेके। वो किसी के ऊपर बाइंड नहीं है, मतलब कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि कोई उसे कहेगा कोर्ट को कि वो ये फैसला ले और कोर्ट वो फैसला लेगा। नहीं, किसी के दबाव में आएगा नहीं। वो बिल्कुल फ्री है, उसके पास में पूरी आज़ादी है कोर्ट के पास में कि वो अपना जो भी डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर ऐसा होता कि जो गवर्नमेंट होती वो अपने किन्हीं मसलों में, अगर उनके जो कुछ बोल सकते हैं कुछ क्राइम्स हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट कुछ क्राइम्स कर देती तो वो तो कोर्ट के ऊपर जो है पाबंदी लगा देती ना कि आप हमारे हित में फैसला लीजिए। तो फिर क्या मतलब है इस कोर्ट का, जब कोई पर्सन रिश्वत देके या फिर बड़ी पावर मतलब बड़े पद पे होकर वो उस पावर का बिल्कुल मिसयूज़ करे और फिर इस तरीके से फैसलों इन सब चीज़ों से निकल जाए। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि कोर्ट जो है ज़रूरी है कि उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ज़रूरी है कि हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इसी वजह से इंडिपेंडेंस का मतलब समझ में आ गया कि जुडिशरी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और किसी का भी कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर नहीं है। वो लेजिस्लेटिव हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी जो है फाइनल इंटरप्रेटर है। हमारे जो लॉज है, कानून है, वो सिर्फ वही इंटरप्रेट कर सकता है और जो भी वो इंटरप्रेट करेगा, जो भी वो बताएगा इस कानून का मतलब हमें भी वही मानना होगा। ठीक है, ये बात बताई जा रही है। अब ये जो इंडिपेंडेंस की तो समझ में आता है कि ये किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, कि ये फ्री है, किसी के ऊपर कंट्रोल, किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो ये कंट्रोल कैसे नहीं है? सेपरेशन ऑफ पावर से। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि हमारे 3 ऑर्गन है, हमें पता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गन है और तीनों के पार में बराबर पावर है। तीनों के पास में बराबर पावर है। ना कोई अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकता है कि वो दूसरे पर्सन के ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकता है, किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि तीनों क्या है? बराबर है। लेजिस्लेटिव भी बराबर है, एग्जीक्यूटिव भी बराबर है और अपना जुडिशरी जो है वो भी बराबर है। इस वजह से पावर का क्या हो गया है? सेपरेशन हो गया है। अलग अलग पावर अलग अलग लोगों को बांट दी गई हैं कि आप लॉ बनाइए, जो है लेजिस्लेचर को बोला गया, फिर एग्जीक्यूटिव को बोला गया आप इम्प्लीमेंट कीजिए और जुडिशरी को बोला गया कि आप जो है बताइए कि ये जो लॉ है वो सही है या नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, यही की फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता तो फिर तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी और जो है आपका मोनार्की में, क्योंकि मनमाने तरीके से अगर काम चलाना होता तो फिर हम वही नहीं अपना लेते। इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि हर किसी को बराबर अधिकार दिया जाए ताकि कोई अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। ठीक है, अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो दूसरा उसे बताए कि तुम अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये बात है। कोई मान लो कि अगर कोई बंदा सबसे ऊपर पावर पे बैठ जाता है और उसके पास में सारी पावर है, तो वो तो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना। अगर उसने कुछ गलत काम भी किए हैं तो भी उसको बताने वाला कौन है? ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? इस वजह से कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों के पास में बराबर पावर होना ज़रूरी है। इस वजह से ताकि कोई एक पर्सन जो है वो पावरफुल बन के हम लोगों को कंट्रोल ना करने लग जाए। ये बात है। यही बात बताई जा रही है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशरी के काम में। ठीक है, वो फ्रीली काम करेगा, उसके डिसीजन जो भी उसे लेने होंगे वो फ्रीली लेगा। ठीक है, कौन? जुडिशरी। अब एक बार अपॉइंटमेंट हो गया ऑफिस में जज का, ठीक है, कोई भी जज है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, एक बार अगर उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उस जज को रिमूव कर पाना। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो, राइट्स तो हैं ही से, डेफिनेटली हम सिटीज़न जो हैं, हमारे पास में क्या मेन चीज़ हमारी, अगर मैं बोले कि इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है? हमें दिया है फंडामेंटल राइट कि आपके पास में अधिकार है और आपके अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अधिकार कितने ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ना, अगर तुम पढ़ के देखोगे तो दैट्स आर सो क्रूशियल कि किसी कंट्री में किसी एक पर्सन का जो है वो
किसी एक पर्सन का दबदबा ना हो, कोई एक पर्सन पूरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। इस वजह से हमें राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया है, ताकि वहाँ पे रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, अच्छे से काम हो। जो कंट्री है वो आर्बिट्रेरीली चले, मनमाने तरीके से ना चले, बल्कि एक सिस्टमेटिक वे में चले, ठीक है। तो जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और अगर हमारे कंट्री में कोई ऐसे लॉज चल रहे हैं जो सही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या जो भी जुडिशरी रिव्यू आता है, रिव्यू मतलब कि वो जो भी कानून का इंटरप्रिटेशन देता है कि ये कानून सही है नहीं है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, हमारा जो कोर्ट का लेवल है, जैसे कि गवर्नमेंट होती है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट लेवल के 3 लेवल होते हैं। एक होता है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, एक स्टेट लेवल पे काम करती है, और एक आपके लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। इसी तरीके से जो जुडिशरी होता है वो भी 3 लेवल पे काम करता है। एक होता है सबसे ऊपर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है आपका हाई कोर्ट, और उसके नीचे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लेवल्स भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। 3 लेवल पे जो है कोर्ट काम करता है हमारी कंट्री में, ठीक है। सबसे नीचे जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे होता है। फिर हाई कोर्ट होता है जो कि स्टेट लेवल पे होता है, और हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। हमारे कंट्री में जो है कुछ हाई कोर्ट मतलब है जो कि एक से ज़्यादा भी है कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट जो हैं 2 स्टेट मिलके भी शेयर करते हैं एक हाई कोर्ट को। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पे होते हैं हाई कोर्ट, और नेशनल लेवल पे होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हमारा है दिल्ली में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो है ना पिरामिड बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर हमारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज़्यादा है, बेस लेवल पे है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन देता है लॉ का, उन दोनों कोर्ट को इस बात को फॉलो करना पड़ता है, उसका मान रखना पड़ता है, उस बात को मानना पड़ता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे इन दोनों कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये इसके नीचे लेवल पे है, ठीक है। बराबर लेवल पे नहीं है, ये एक पिरामिड है। जैसे कि गवर्नमेंट के ऑर्गन थे वो बराबर थे, आपका लेजिस्लेचर बराबर है, एग्जीक्यूटिव से बराबर है, जुडिशरी, ये तीनों बराबर थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर आपके हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था पहली बार 3 प्रेसिडेंसीज़ में। प्रेसिडेंसी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उसके पहले हमारे पास में प्रेसिडेंसीज थी और प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो राजाओं के द्वारा रन कर रहे थे, राजा चला रहे थे उसे, और कुछ ब्रिटिशर्स के थे जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो इसी वजह से प्रेसिडेंसी कहा जाता है कि प्रेसिडेंसी सिटीज़ में 3 हाई कोर्ट डेवलप मतलब कि बनाए गए थे पहली बार। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ये कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में पहली बार हाई कोर्ट जो है वो बनाए गए थे। पहली बार कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1862 में। और अभी तो हमारे पास में ही से बहुत सारे, अभी करंटली 25 हाई कोर्ट अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। चलो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जो मैंने चीज़ बताई ना, तो मैं एक इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर लेवल पे है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात इन दोनों कोर्ट को माननी पड़ेगी, हाई कोर्ट की बात उसके नीचे वाले कोर्ट को माननी पड़ेगी। मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो कोर्ट है, सबसे ऊपर लेवल पे जो बैठा हुआ है ना, उसकी बातें नीचे वाले लोगों को माननी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी बात है यहाँ पे। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब होता है कि जो डिसीजन लिया गया है हायर कोर्ट के द्वारा, वो नीचे लोअर वाले कोर्ट जो होंगे उसको मानेंगे, ठीक है। एक केस स्टडी दी गई है आपकी स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार और अदर्स, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि हमारा कोर्ट किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे सिंपल सी बात, अगर इस पूरी स्टोरी से हमें क्या पता चलेगी? ये पता चलेगा कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला लेता है, ठीक है, और अगर वो सिटीज़न जिसका भी फैसला सुनाया गया, जैसे मेरा कोई फैसला कोर्ट में आना था और कोर्ट में वो फैसला आया, पर उस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा जो है ना सही से सुना नहीं गया, मेरी बात सुनी नहीं गई, या फिर गलत
बात को इन्होंने मान लिया गया है, तो फिर मैं दूसरे ऊपर वाले कोर्ट में मूव कर सकती हूँ। मतलब अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का समझ में नहीं आता है फैसला, तो मैं जाती हूँ हाई कोर्ट के पास में। ठीक है, हाई कोर्ट में भी अगर फैसला मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि मेरा जो है मेरी बात सही से सुनी नहीं गई फिर से, तो फिर मैं हाई कोर्ट के बाद में जाती हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाद में। ठीक है, तो सिटीज़न क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कि अगर उसे किसी कोर्ट का फैसला पसंद में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, या वो उससे खुश नहीं है, तो वो ऊपर वाले कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मुझे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं जाती हूँ हाई कोर्ट के पास में। हाई कोर्ट का भी समझ में नहीं आता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकती हूँ, मेरे पास में पूरा राइट है, अधिकार है। तो इसी पूरी स्टोरी से हमें यही समझ में आएगा, और अलग अलग कोर्ट अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। जो हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन देगा वो दोनों कोर्ट को माननी पड़ेगी, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसे हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट वाले फैसले से मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ ये मेरे हित में है, तो फिर उस फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। ये बात है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है ना, कि सबसे ऊपर वाले की बात नीचे वाले को माननी पड़ेगी। चलो ठीक है, हमारे पास में दो तरीके के लॉज होते हैं, दो तरह के कानून होते हैं। मतलब क्या है इसका, क्रिमिनल लॉ होते हैं और एक होते हैं आपके सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होते हैं उसमें वो सारे चीज़ें आती हैं जो डील करती हैं ऑफेंसेस से। ऑफेंसेस मतलब कि जो परेशानियाँ, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि हैरेसिंग हो रही है वुमेन की, ठीक है, या डॉरी का केस है, मर्डर का केस है, चोरी का केस है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सारे क्राइम्स आते हैं क्रिमिनल लॉज में। ये सारे क्रिमिनल लॉज हैं। फिर सिविल लॉज होते हैं कुछ जो डील करते हैं हार्म और इंजरी टू राइट्स। राइट्स मतलब कि अगर ऐसा हो जाता है मेरे राइट्स है, मेरे फंडामेंटल राइट्स है कुछ, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट कर रहा है, जैसे कि मेरे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बना रही है लेकिन वो किसी एक पर्सन के हित में है। यहाँ पे कोई क्राइम का सीन नहीं है, लेकिन यहाँ सीन जो है वो लॉ का है कि वो लॉ जो है ना मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है सही से। तो अगर मेरे राइट्स को हार्म होता है, मेरे राइट्स को हार्म होता है या किसी इंडिविजुअल को, तो वो सारे सिविल लॉज में आते हैं। ठीक है, सिविल से ही समझ में आ रहा है कि जो कानूनी मामलों से रिलेटेड है वो सारे इसमें आएंगे। और क्रिमिनल मतलब जहाँ पे हत्या, मर्डर वगैरह जितने भी केस होंगे वो सारे क्रिमिनल लॉज में आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ज़मीन खरीदने बेचने में कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई झड़प हो जाती है, तो वो सारे सिविल लॉज में आएंगे। परचेज ऑफ गुड्स मतलब कि किसी व्यापारी ने गलत माल बेच दिया तो उस पर हो सकता है मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास में जाऊंगी। तो ये सारे सिविल लॉज हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे राइट्स जो है वो वॉयलेट हुए हैं, बस सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बता रहा है कि यूजुअली बिगिन विथ एफआईआर से शुरू होता है। ये जो क्रिमिनल लॉज होते हैं जितने भी, वो सारे कहाँ से शुरू होते हैं, एफआईआर से। जो पर्सन होता है वो एफआईआर फाइल करता है और उसके बाद में शुरू होता है। लेकिन जो आपके सिविल लॉज है, मतलब अगर मेरा राइट जो है वॉयलेट हो जाता है, ठीक है, तो मैं जाती हूँ डायरेक्ट कोर्ट के पास में। ठीक है, यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं, यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट पिटिशन फाइल की जाएगी कोर्ट में, और फिर कोर्ट देखेगा कि केस को कि वो सही है नहीं है। ठीक है, कोर्ट वो उसको लेगा कि नहीं लेगा वो उसके ऊपर है। अब दूसरी बात है तीसरी यहाँ पे कि अगर गिल्टी फाउंड हो जाता है, मतलब मैंने जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी क्रिमिनल लॉज में, किसी ने मेरे सामान की चोरी कर ली, किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो सारी चीज़ें, तो वो सारे उसमें अगर किसी पर्सन को गिल्टी पाया गया, ठीक है, कि दोषी पाया गया, तो उसको जेल भेजा जाएगा और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिविल लॉज जितने भी हैं, किसी ने मेरा राइट वॉयलेट कर दिया, किसी ने मुझे गलत बात बोल दी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो इसमें कोर्ट कोशिश करेगा कि या तो हमारी सुलह करवा दे, या तो फिर वो फ़ाइन भी उसके ऊपर लगा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। डज़ एवरी वन हैव द एक्सेस टू कोर्ट? देखो, हर किसी के पास में क्या कोर्ट जाने का वो एक्सेस है, मतलब कि वो इतना उसके पास में चीज़ें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हैं कि वो जा सकता है कोर्ट में। क्यों नहीं जा सकता यार? ऑब्वियसली जा सकता है। हमारे जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के, उन सबको एक्सेस है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी जो भी परेशानियां हैं वो बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। बट देखो, ऐसा होता नहीं है। कहना बहुत आसान है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? आम लोगों की बात करें, अगर जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनकी बात करें तो देखो, कोर्ट में जाने के लिए ना आपको एक वकील को हायर करने पड़ेगा पहले तो, ठीक है। वो
एडवोकेट जो होगा वो आपसे फ़ीस लेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होगी डेफिनेटली। फिर रोज़ कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, वहाँ पे आना जाना रोज़ का काम, ठीक है। अपना काम करने मतलब कि कोई पर्सन अगर कोई काम करता है तो उसको काम को छोड़ के उसको कोर्ट जो है वो रोज़ जाना पड़ेगा, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस वजह से डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। एक तो इतना अपना टाइम वेस्ट करना, उसके बाद में मनी स्पेंड करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कहना बहुत आसान है कि हाँ, ये बात सही है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, उनके पास में पूरा राइट है, फ्रीडम है। बट ये हो नहीं पाता है इन सारे कारणों की वजह से। इस वजह से कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब हम लाते हैं एक मैकेनिज़्म, पिल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखना। पिल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये 1980 में शुरुआत होती है इसकी, पिल की। कोर्ट ने सोचा कि लोग जो हैं वो कोर्ट आना नहीं चाहते या किसी कारण से आ नहीं पाते, या तो उन्हें नॉलेज नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो, उनके पास में मनी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जो नहीं आना चाहता या नहीं आ सकता, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी उस केस को फाइल कर सकता है, ठीक है। कि कुछ इस वजह से फिर आप जो हर कोई जो है वो आसानी से एक्सेस कर पाएगा कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में एक्सेस कर पाएगा, जो है उसको न्याय मिल पाएगा इस तरीके से कि अगर मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, तो शायद कोई और पर्सन जिसे मेरे दुख का अंदेशा हो तो वो जाके कोर्ट में पिल फाइल कर सकता है। पिल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि 1980 में शुरुआत हुई इसकी। और इसके बाद से ना बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ गया कोर्ट का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मामले आने लगे कोर्ट में और ये चीज़ें शुरुआत हुई। फिर यहीं भी बताया जा रहा है कि पिल जो है वो आप फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसी के भी बिहाफ पे, जिसके भी साथ में गलत हुआ है या वॉयलेशन हुआ है उसके राइट का, तो उसके बिहाफ पे आप उस पिल को फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो या हाई कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। और ये पिल जो है ना सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए भी कर सकते हो आप, ठीक है। समाज की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आ रही है, जो लोग गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही हैं बातें, तो वो भी आप पिल के थ्रू जो है कोर्ट में डाल के भी लोगों तक पहुंचा सकते हो, जागरूकता ला सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अभी तक पिल फाइल किए बड़े बड़े मामलों पर की गई है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स को इन ह्यूमन वर्क कंडीशन से, कि किसी ने देखा होगा कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं बहुत सारे, उनकी वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। और उनके साथ अच्छा उनको वेजेस भी नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब पैसा भी नहीं दिया जा रहा है अच्छा खासा, और उनके सामने गधा मजदूरी करवाई जा रही है। मतलब कि बोल सकते हैं कि सही से उनको कंडीशन भी नहीं है वर्किंग की भी, बहुत ही मुश्किल है, हज़ार्डस सिचुएशन है, और उनकी वेजेस भी सही नहीं है। तो कोई भी आपका पर्सन जो है वो कोर्ट में पिल फाइल कर सकता है। तो अभी की है तो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। फिर एक बार पिल फाइल की थी प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए बिहार में, क्योंकि उनका जो है पूरी पनिशमेंट भी कंप्लीट हो गई। अगर कोर्ट ने मुझे फैसला सुनाया 5 साल की जेल का, तो 5 साल मैंने काट ली और फिर भी मैं काटा ही जा रहा हूँ, जेल में ही अपना समय व्यतीत हो रहा है। तो फिर किसी ने फिर उसके ऊपर भी पिल फाइल की थी। तो इस तरीके से ज़्यादा काम आने लगे, पिल फाइल होने लग गई पब्लिक वर्क के ऊपर, ठीक है। पब्लिक जो चीज़ें थी, हमारे जो कम्युनिटी की चीज़ें थी, वो सारी बाहर आने लगी सोसाइटीज़ की। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑन द राइट टू लाइफ, इसमें राइट टू फूड को भी इंक्लूड किया गया। कैसे इंक्लूड किया गया यार, देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट ही एक, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। इसमें आपका राइट टू फूड भी अवेलेबल है, राइट टू फूड भी अवेलेबल है, राइट टू लाइफ तो है इसे, राइट टू फूड भी अवेलेबल है। राइट टू फूड का मतलब है कि मेरे पास में खाने का अधिकार है। देखो कि राइट टू लाइफ का मतलब जीने का अधिकार तो है सही, लेकिन जिएगा कैसे अगर पर्सन के पास में, बेचारे के पास में लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए फूड ही नहीं होगा, खाना ही नहीं होगा, तो वो जिएगा कैसे। तो अगर इनडायरेक्टली तो यही वोलेट हो रहा था ना, राइट टू लाइफ ही, अगर उसको फूड नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से जो कोर्ट ने है ये शुरू करती है, गवर्नमेंट लेके आती है इस राइट टू फूड को। आर्टिकल 21 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट टू लाइफ देता है। राइट टू लाइफ तो वो तो हमें पता है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वो कहता है राइट टू लाइफ कि आपके पास में जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार तो है, लेकिन अगर मेरे पास में खाना नहीं होगा
तो फिर मैं क्या जी पाऊँगी? मतलब इनडायरेक्टली तो ये राइट मेरा वोलेट हो ही रहा है ना। तो फिर इसको राइट टू फूड को इंक्लूड किया गया कि अब मेरे पास में राइट टू फूड भी उसका भी अधिकार है, खाना खाने का भी, कि अगर मेरे पास में वो अवेलेबल नहीं है खाना तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आती है, जैसे कि आपकी मिड डे मील स्कीम है, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो हमारे खाने से रिलेटेड, ताकि हर कोई पर्सन को एक्सेस हो फूड का, कम से कम वो अपना लाइवलीहुड तो अच्छे से चला पाए, ये बात है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर by the imposing and execution of death sentence except according to the procedure established by law, that is but one aspect of the right to life, and equally important facet of that right is to right to livelihood, because no person can live without the means of living। इसका मतलब ये दिया जा रहा है कि अगर आपको किसी ने सज़ा सुनाई है, कोर्ट ने अगर आपको सज़ा सुनाई है इम्प्रिजनमेंट की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या डेथ की, तो इसमें राइट टू लाइफ को लेके नहीं आओगे कि मेरा तो राइट टू लाइफ हाँ उसका वोलेशन हो रहा है ठीक है, उसको मुझसे छीना जा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी जो है आपका वो दोषी जो पर्सन है वो इसको नहीं लेके आ सकता है कोर्ट के सामने कि मेरे राइट वोलेट हो रहे हैं, अगर उसको सज़ा सुनाई दी गई है। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर आपको कोई सज़ा सुना दी जाती है तो फिर आप उस राइट का यूज़ नहीं कर सकते हो अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, क्योंकि कोर्ट में ना केसेस बढ़ने लगे। ठीक है, केसेस बढ़ने लगे वो तो मामला ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में उन केसेस को संभालने के लिए जजेस नहीं है। ठीक है, जजेस नहीं है जो उन फैसलों को ले, उन डिसीजंस को ले, उन केस को सुने, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो एक फ्रेज़ है हमारे पास में कि जब जस्टिस डिले हो जाए, जब न्याय जो है वो देरी हो न्याय होने में, तो इसका मतलब यही होता है कि न्याय हमें मिल नहीं रहा है या हमारा न्याय जो है उसे अस्वीकार कर दिया गया है। तो यही बात है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले हम कम समय में जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी प्रेजेंट सिचुएशन देख लो, यहाँ पे जजेस की सिचुएशन दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो है स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी और वैकेंसी कितनी है। ठीक है, पूरी यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। पिरामिड याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का, और जुडिशरी का याद करना। 3 लेवल पे मतलब 3 तरह के काम करता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है, आपका इंटरप्रिटेशन देता है लॉ का, फिर आपको हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जुडिशरी। ठीक है, चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और हाँ, किस तरीके से जुडिशरी काम करता है, अगर मुझे यहाँ के कोर्ट का, लोअर कोर्ट का काम फैसला समझ में नहीं आता तो मैं हायर कोर्ट के पास में जाऊँगी, हायर कोर्ट का भी समझ में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाऊँगी, ये बात है। चलो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।